तो मॉडर्न हिस्ट्री के वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अंग्रेज़ कैसे आए थे भारत में, या फिर यूरोपीय कैसे आए थे भारत में। लेकिन उससे पहले कुछ बागी राज्य और कुछ ऐसे राज्य रह गए थे जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहला नाम हमारा आता है जाटों का। तो जाटों के बारे में अगर हम बताएं तो जाट जो किंगडम था वो भरतपुर के इलाके में बसा हुआ था। जाट बेसिकली एक किसानों वाली कम्युनिटी थी, और ये दिल्ली और मथुरा के क्षेत्र में रहते थे। और इनके अंदर जो अपने जातीय अफिनिटी जो होती थी ज़मींदार के प्रति, वो बहुत ज़्यादा थी। क्या होता है कि जहांगीर के दौर में सबसे पहले जाटों का बगावत देखने को हमें मिलता है, लेकिन फिर उसे शांत कर दिया जाता था। फिर 1669 में फिर से जाटों का बगावत फिर से शुरू होता है, और इसको दबाने के लिए खुद बादशाह औरंगज़ेब आता है। 1686 में जाट फिर से विद्रोह करते हैं, और इस बार मुग़ल कमांडर जो रहता है वो उसका नाम रहता है बिशन सिंह कछवाहा। और ये कुछ कामयाबी तो हासिल करता है, लेकिन उन जाटों की जो ताकत है उसको कम करने में नाकाम रहता है। इस तरह से पहला लोकल ज़मींदार जिसे कहते हैं, जो इलाके का ज़मींदार रहता है, उसका नाम रहता है गोकुल। फिर उसके बाद उसका बेटा रहता है राजाराम, फिर उसके बाद चूड़ामन जाट। तो इन्होंने अपने विद्रोह से यहाँ पे इस इलाके में एक जाटों का एक राज्य कायम कर लिया था। बाद में जब औरंगज़ेब की मौत हो जाती है तो एक स्वतंत्र जाट साम्राज्य, एक जो स्वतंत्र जाट राज्य स्थापित हो जाता है। और जाट राजा सूरजमल जो रहता है उसके, जो कि 1756 से 63 तक रूल करता है, उसके टाइम पे जाटों की जो ताकत है वो और ज़्यादा बढ़ने लगती है। अब्दाली के खिलाफ ये एक ऐसा राज्य था जो कि सफलतापूर्वक मराठों का साथ देता है और उसका मुकाबला भी करता है। लेकिन इसके अंदर कुछ सामंती चीज़ें बरकरार रहती हैं, जिससे कि ये बाद में इसको चलाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये एक तरीके से 1763 के बाद इसका कोलैप्स होने लगता है। इसके अलावा कुछ हमें छोटे मोटे अफ़गान इलाके भी, ठिकाने भी देखने को मिलते हैं, जैसे फ़र्रुखाबाद का जो बंगाश है, फ़र्रुखाबाद का बंगाश है। इसके अलावा रुहेलखंड के रोहिला हैं। तो ये सारे इलाके हमें देखने को मिलते हैं। जैसे रुहेलखंड क्षेत्र में अली मोहम्मद खान जो है रोहिला अफ़गान के रूप नाम से एक अफ़गान राज्य की स्थापना करता है। और इसमें आगे चल के हमें नाम आता है नजीब उद-दौला, जो कि 1761 में जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था उसमें अहमद शाह अब्दाली को इनवाइट करने का काम करता है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको नहीं बताया था, उस बंदे का नाम था नजीब उद-दौला, जिसने अहमद शाह अब्दाली को बुलाया था दिल्ली में। और ये तीसरे पानीपत का जो तीसरा बैटल होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा मैंने बताया था अहमद खान बंगाश, जो कि फ़र्रुखाबाद में बंगाश पठान के नाम से एक अफ़गान साम्राज्य की स्थापना करता है, अफ़गान राज्य की स्थापना करता है, जो कि छोटे छोटे राज्य थे। इसके अलावा हमें और छोटे छोटे राजपूत और राजपूतों के अलावा और जाटों के अलावा हमें कुछ और छोटे मोटे राज्य देखने को मिलते हैं, जैसे मैसूर हो गया, त्रावणकोर हो गया। तो मैसूर के अगर बात करें तो ये एक विजयनगर साम्राज्य का एक छोटा सा छोटा सा राज्य था, उसके रूप में इसकी शुरुआत होती है। लेकिन बाद में ये एक क्षेत्रीय ताकत के रूप में बढ़ने लगता है। और बाद में जब 18वीं सदी में जब मुग़ल सत्ता कमज़ोर पड़ने लगती है, तो ये एक
वहाँ के एक बड़ी ताकत के रूप में अंग्रेज़ों के सामने चुनौती पेश करता है। तो इसके बारे में हम आंग्ल मैसूर युद्ध में हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ राज्य थे जो कि मुग़ल साम्राज्य से टूट फूट कर अलग होते हैं और अपने आप को एक राज्य के रूप में मतलब स्थापित करते हैं और अपना अपना क्षेत्रीय दल के रूप में, क्षेत्रीय राज्य के रूप में वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते रहते हैं। अब हम बात करते हैं भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना या ब्रिटिश हुकूमत की भारत में कैसे कायम हुई थी, हम उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, अंग्रेज़ों ने भारत में क्या करते हैं कि अंग्रेज़ जो है 1599 एक्चुअली में इन्हें उनकी जो रानी रहती है उनसे इन्हें एक चार्टर मिल जाता है, शाही फरमान मिल जाता है, रॉयल चार्टर मिल जाता है 31 दिसंबर 1600 में, ठीक है। और इससे यहाँ की जो जॉइंट स्टॉक कंपनी रहती है, जो एक कंपनी के रूप में इसका एक काम रहता है इनका काम ये रहता है कि भारत में डचों से मुकाबला करना रहता है। एक्चुअली में क्या रहता है कि अंग्रेज़ कैसे आते हैं भारत में, उससे पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि भारत में कौन कौन सी यूरोपीय ताकत कब कब आई है। तो बात दरअसल ये है कि भारत में जब मुग़ल सत्ता कायम भी नहीं हुई थी, उसके कुछ 10-20 साल पहले भारत में पहला पुर्तगाली आता है केरल के मालाबार कोस्ट पे, जिसका नाम रहता है वास्को डी गामा। 1498 में वो आता है और 1498 में जब वो आता है तो यहाँ से मसालों का व्यापार करके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा लेते हुए जाता है। तो अब इस चीज़ को अगर हमें समझना है तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो ये आप कुछ नक्शा देख सकते हैं कि ये आपके जो इलाके दिख रहे हैं, ये भारत में पुर्तगालियों के ठिकाने थे जो कि विभिन्न इलाकों पे पुर्तगाली बसे हुए थे। अब हमें ये समझना है कि इनमें से काफ़ी ज़्यादा जो था वो वेस्टर्न कोस्ट पे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है और कुछ हमें बंगाल में भी इलाके देखने को मिलते हैं, जैसे चटगांव हो गया, हुगली हो गया। यहाँ पे पूरब की तरफ हमें मसूलीपट्टनम हो गया, पुलिकट हो गया, साओ टोमे हो गया, नागपट्टनम हो गया, तूतीकोरिन हो गई। तो इस तरह के जो इलाके थे उनके बारे में हमें जानने को मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि अंग्रेज़ों के आने से बहुत पहले पुर्तगाली भारत में आ चुके थे। तो पुर्तगाली जो थे बेसिकली कहाँ से आए थे, तो पुर्तगाली बेसिकली अगर हम बात करें तो ये आपके आए थे, अगर मैं मैप में दिखा सकूं तो दिखा सकता हूं। मैप में दिखाता हूं मैं। तो चलिए, अभी मैप तो दिख नहीं पा रहा है, मैप में दिखाते हैं।
कोशिश करते हैं। तो आप ये समझिए कि जो आपका मैप में आपको दिखाते हैं, ये देखिए पुर्तगाल जो है वो यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ से वो आते आते पूरे अफ्रीका को क्रॉस करते हुए वो केप ऑफ गुड होप पहुँचते हैं, यानी कि ये वाला एरिया। केप ऑफ गुड होप यहाँ पे होगा। और फिर यहाँ से इस इलाके से ही होते हुए, यहाँ से होते हुए ये फिर केरला के कालीकट में पहुँचते हैं, जिसे हम कहते हैं कोचीन। जिसे हम कोझीकोड कहते हैं, नॉट कोचीन, ठीक है। तो ये आपका कालीकट है, यहाँ पे आते हैं। और कौन पुर्तगाली आता है? वास्को डी गामा। तो आप समझिए कि यहाँ पे जो रास्ता था उस वक्त स्विस कैनाल बना नहीं था, और स्विस कैनाल कब बनता है? स्विस कैनाल 19वीं सेंचुरी में बनता है। तो इस टाइम तक आते, और इनके आने की वजह क्या थी इस रास्ते से? क्योंकि ज़मीनी रास्ता भी तो था, वो ज़मीन के रास्ते से क्यों नहीं आते थे? क्योंकि होता क्या है कि 1453 में एक घटना हो जाती है जिसका होता है फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। हालांकि इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, लेकिन कॉन्स्टेंटिनोपल, तो इसका क्या है कि 1453 में जो इस्तांबुल है, कॉन्स्टेंटिनोपल है, ये तुर्कों के, ओटोमन्स के अंडर में आ जाता है। और जब ओटोमन होते हैं वो मुस्लिम होते हैं, तो उस ओटोमन के बाद जो यूरोपियों का जो भारत के साथ व्यापार होता है वो कम हो जाता है, या और वो रास्ता भी बंद हो जाता है। लेकिन व्यापार भारत से बंद नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भारत से आती हैं। तो उन चीज़ों को करने के लिए यूरोप वासियों में एक तरीके से कंपटीशन बढ़ जाता है, दौड़ लग जाती है कि कौन भारत का रास्ता पहले ढूंढेगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें पता चलता है कि पुर्तगाली पहले भारत की तरफ रुख करते हैं और उसमें अपने आप को काफ़ी कोशिश भी करते हैं भारत का रास्ता ढूंढने में। 1492 में कोलंबस नाम के स्पेन का यात्री था कोलंबस। 1492 में कोलंबस जो था, कोलंबस वो भारत की जगह अमेरिका को ढूंढ लेता है और उसी को, वहाँ के रहने वालों को वो नाम दे देता है रेड इंडियन। क्योंकि उसे लगता था कि यही भारत है, तो यहाँ के लोगों को उसने नाम दे दिया रेड इंडियन। लेकिन ये 1498 की बात है जब वास्को ड गामा भारत में आता है और अपने आप को एक यहाँ से उसको सफल रास्ता मिल जाता है। इसके बाद तो पुर्तगालियों का आना जाना लगा रहता है। तो कुल मिला के ये है कि आप ये समझिए कि अंग्रेज़ों के आने से 200 साल पहले पुर्तगाली यहाँ पे बस चुके थे। तो जब कंपनी 1600 में चार्टर प्राप्त करती है तो उसके बहुत सारे कंपटीटर रहते हैं। उसमें से एक पुर्तगाली भी रहते हैं और एक डच भी रहते हैं। डच भी इसी टाइम पे लगभग मतलब भारत में व्यापार करने के लिए आते हैं। फिर क्या होता है, 1613 में मुग़ल बादशाह जहांगीर से इन्हें एक फरमान मिलता है और यहाँ से वो
अपने व्यापार की शुरुआत करने लगती है। और कुछ जो भी दुश्मनी का राज जो भी रहता है पुर्तगालियों के साथ, जाहिर सी बात है कि कंपटीशन में आएंगे तो इनके साथ अच्छे संबंध तो रहेंगे नहीं। तो पुर्तगालियों के साथ कुछ मामला भी सेटल करना रहता है, तो इस वजह से ये पुर्तगालियों को कड़ी टक्कर देते हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि मुग़लों के साथ भी पुर्तगालियों के संबंध कुछ खास अच्छे नहीं रहते हैं। पुर्तगाली जिस भावना के साथ भारत में रूल करते हैं वो ये रहे कि भारत में सब लोगों को हम ईसाई में बदल देंगे, यहाँ के जो मुस्लिम हैं उनको हम ईसाई में बदल देंगे। तो ये सब इनकी चीज़ रहती है जिससे बादशाह काफ़ी खफा हो जाते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि अंग्रेज़ जीत जाएं, और होता भी ऐसा है। 1617 में जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो आता है एक इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, और वो उसे बम्बई, कलकत्ता, मद्रास को जो कि एक 17वीं सदी की 3 मेजर सेंटर ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हैं वो उन्हें दे देता है। बम्बई तो खैर बाद में आता है, लेकिन कलकत्ता में जो कि बंगाल सूबे में आता था, उसका पूरा एक तरीके से वहाँ पे परमिशन दे देता है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो पीजे मार्शल जो रहता है वो कहता है कि 1784 तक until the passage of Pitt's India Act there was no conscious और consistent British policy for political conquest in India। तो 1784 से पहले अंग्रेज़ों का कोई ऐसी कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं थी कि जिससे वो भारत में अपना साम्राज्य या अपनी हुकूमत कायम कर सकें। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हम वर्ड टू वर्ड, अब मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो मैं आपको ऐसे ही समझा दे रहा हूँ। तो बात दरअसल ये है कि 1600 में अंग्रेज आते हैं, ठीक है। 1605 में 1600 में अंग्रेज आने की कोशिश करते हैं। 1605 में पहला आता है कैप्टन हॉकिंस। अकबर उस समय मर जाता है। अकबर के नाम से एक चिट्ठी आती है वहाँ के राजा जेम्स प्रथम की तरफ से, लेकिन किसी तरह से उसको वो चीज़ भाती नहीं है, और मतलब पुर्तगालियों को ये चीज़ भाती नहीं है, और किसी तरह से बादशाह के कान भर के अंग्रेज़ों को वहाँ से जाना पड़ता है बिना किसी उसके। 1615 में फिर मैंने जैसे बताया कि सर टॉमस रो आता है, और इस बार उसे कुछ व्यापार करने की परमिशन मिल जाती है। लेकिन बात दरअसल ये है कि अंग्रेज जो थे वो आप समझिए कि 18वीं सदी तक उनके पास ऐसा कोई मौका नहीं रहता है कि वो भारत में, उनके दिमाग में ये सोच ही नहीं रहती कि वो भारत में रूल करेंगे, भारत में हुकूमत करने वाले, क्योंकि ये दौर ऐसा है कि यहाँ पे मुग़ल अपने पूरे शबाब पे हैं। मुग़ल ताकत ऐसी है कि पूरे भारत में छाई हुई है, उनसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। एशिया में 3 सबसे बड़ी ताकतों में से एक मुग़ल है, तो अब कहाँ से उनका मुकाबला कर लीजिएगा। हाँ, ये अलग बात है कि समंदर में अंग्रेज़ों की ताकत का कोई मुकाबला कर नहीं सकता, लेकिन ज़मीन पे कोई चांस ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर भी एक ज़िद्दी अंग्रेज़ था जो कि 1680 के आसपास औरंगज़ेब के ख़िलाफ़, पता नहीं क्या दिमाग में आया था उसके कि वो युद्ध करने जाता है, और जबकि उसे समझ जाना चाहिए था कि वो इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता था और औरंगज़ेब को या मुग़लों को मतलब नाराज़ करना। तो ये सारी चीज़ें थी। इस तरह की कोशिश पहले पुर्तगालियों ने की थी मुग़लों को नाराज़ करने की, लेकिन क्या हुआ ये कि पुर्तगालियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा।
और उनके जितने भी मतलब मर्चेंट्स थे, उनके जितने भी परिवार के लोग थे, उनको इस्लाम में दीक्षित कर लिया गया। तो मामला ये है कि इस वक्त मुग़ल ऐसी ताकत है जिनके सामने आँख उठाना बहुत मुश्किल काम था। जाहिर सी बात है 1680 में जब उस अंग्रेज़ ने ऐसी हिमाकत की थी तो उसका यही अंजाम होना था। नाक रगड़ के औरंगज़ेब के सामने उसने माफ़ी मांगी थी और कहा था, मालिक हम करेंगे नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे, हमें माफ़ कर दीजिए, हम सिर्फ चुपचाप यहाँ पे अपना कारोबार करने आए हैं और हमें बस इसकी इजाज़त दीजिए। औरंगज़ेब भी कोई ख़ास ऐसा था नहीं कि मतलब कोई ख़ास दुश्मनी थी नहीं। उसने कहा कि अपनी हैसियत में रहना, ज़्यादा पजामे में आने की ज़रूरत नहीं है, जैसा रहते हो वैसे करो, अपना हम भी अपना काम कर रहे हैं, तुम भी अपना काम करो। तो कहने का मतलब यह है कि कोशिश उन्होंने ऐसा कोशिश तो की थी लेकिन कामयाब नहीं हुए। तो इसका मतलब ये है कि ये कहना बिल्कुल गलत है कि अंग्रेज जो थे उनसे भारत पे हुकूमत करने की कोई इच्छा ही नहीं थी। नहीं, इच्छा थी लेकिन मौका नहीं था। फिर क्या होता है, 1707 में औरंगज़ेब की मौत हो जाती है, फिर भी अंग्रेज कुछ नहीं करते। अंग्रेज तब तक कुछ नहीं करते जब तक उन्हें नहीं लगता कि ये सबसे सही मौका है। अंग्रेज़ों की सबसे पहली नज़र बंगाल में पड़ती है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 1722 में मुर्शीद कुली खान ने जब बंगाल को अपने कब्ज़े में लेता है और वहाँ का नाजिम और सूबेदार दोनों बन जाता है, तो एक तरह से पावर की शक्ति की जो ताकत है, शक्ति की जो पूरी राज्य की शक्ति है वो उसके अंडर में आ जाता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि वहाँ पे अव्यवस्था फैलने लगती है और 1740 में अलीवर्दी खान जगत सेठों की मदद से वहाँ पे नया नवाब बन जाता है। ये चीज़ अंग्रेज़ों ने देख ली थी और वो बस ऐसे मौके की तलाश में थे कि अगर हमें मौका मिले तो हम इन जगत सेठों की मदद से, अगर अलीवर्दी खान ऐसा कर सकता है तो हम भी नवाब की सत्ता को पलट सकते हैं। और ये मौका उसे 1757 मिला। 1756 में सिराजुद्दौला, जो कि नाती था अलीवर्दी खान का, वो नवाब बन जाता है और वो सिराज भी काफ़ी ज़्यादा नौजवान था और गर्म खून वाला आदमी था, तो वो इस तरह से अंग्रेज़ों की ताकत बढ़ते देख नहीं सकता बंगाल में। तो उसने कुछ कदम उठाने चाहिए, लेकिन 1757 में जो प्लासी में एक षड्यंत्र के तहत उसकी हत्या कर दी गई। अब जब प्लासी पे षड्यंत्र के तहत सिराज की हत्या करके उसकी सत्ता पलट दी गई, तो यहाँ से अंग्रेज़ों को वो मौका मिलना शुरू हुआ और वहाँ पे उन्होंने मीर जाफ़र को, जो कि सिराज का सेनापति था, उसको नवाब बना के उससे पूरी दीवानी के जो अधिकार थे, यानी कि रेवेन्यू के जो भी मसले थे, उनके जितने भी हक थे वो अंग्रेज अपने पास रख लेते और यहाँ से खूब पैसा बनाते हैं। मामला ये रहता है कि 1764 तक आते आते ये अंग्रेज क्या करते हैं कि यहाँ पे इतने ज़्यादा अपने तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करती है वो करती तो है, लेकिन यहाँ तक आते आते ये लोग क्या करते हैं कि 1764 तक ये पूरा उसको खोखला कर देते हैं, बंगाल के शाही खजाने को खोखला कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। इसी बीच में बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, लेकिन बक्सर का युद्ध में मीर कासिम, जो कि उस समय का बंगाल का नया नवाब बनता है, और उसके बाद उसका शाह आलम मुग़ल बादशाह, और एक और रहता है जिसका नाम रहता है अवध का नवाब शुजाउद्दौला। इन तीनों की संयुक्त सेनाएं बक्सर में मिलती है अंग्रेज़ों के खिलाफ, लेकिन ये डिसाइसिवली हार जाते हैं और अंग्रेज जीत जाते हैं। तो मामला ये रहता है कि 1764 तक आते आते बंगाल में एक छत्र राज्य अंग्रेज़ों का हो जाता है और बंगाल एक तरीके से उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाता है और यहाँ से वो सोच सकते हैं कि अब वो भारत को जीतने का प्लानिंग कर सकते हैं।
तो यहीं धीरे धीरे बंगाल से जब वो चलते हैं तो फिर वो कर्नाटक की तरफ, मतलब कोरोमंडल तट की तरफ आते हैं और यहाँ पे फ्रांसीसियों को आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध में हरा देते हैं। हालांकि उसके पहले की घटना है, उसमें मैं बाद में आऊँगा। तो कुल मिला के चीज़ें ये चल रही हैं कि वहाँ पे मतलब अंग्रेज बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप इनका डेवलपमेंट इन अपने ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाने का काम करते हैं। इसके बारे में हम और जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू।